गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा और बैंड थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने +1 में पढ़ी है उस पर आधारित है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के होते हैं, कंबाइनिंग एटम के, वो भी ओवरलैप कर जाते हैं आपस में और नए टाइप के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो आपको पता होने चाहिए बैंड थ्योरी को समझने के लिए। आपको पता है जो मेटालिक क्रिस्टल होता है, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड इस थ्योरी के मुताबिक जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल वो कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं आपस में to form large number of molecular orbitals which are closely packed। और ये जो molecular orbitals जो होते हैं closely packed होते हैं and these molecular orbitals या closely packed molecular orbitals are known as energy band। इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड। और मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे लिथियम का एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। 1s का एनर्जी बैंड अलग होगा, 2s का अलग होगा, 2p का अलग होगा। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लिथियम। तो हमने 2s का एनर्जी बैंड कैसे बनेगा इसका एग्जांपल लिया है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर दो एटम कंबाइन करते हैं, दो 2s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो नए बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरह से तीन कंबाइन करते हैं तो तीन नए बनेंगे, ठीक है। अगर चार मेटल एटम के 2s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो चार नए बन जाएंगे। इस तरह से पांच करते हैं तो पांच नए बन जाएंगे। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा और क्लोजली पैक होते जाएंगे। और अल्टीमेटली जब लार्ज नंबर ऑफ एन एटम्स के 2s ऑर्बिटल जो है आपस में देखिए कंबाइन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एन एटम्स के 2s ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे विच आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड दीज क्लोजली पैक्ड ऑर्बिटल आर नोन एज एनर्जी बैंड, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1s का एनर्जी बैंड बनेगा, 2s का बनेगा और 2p जो खाली है उसका बनेगा, ठीक है। जो आउटर मोस्ट फील्ड ऑर्बिटल होगा, जो सबसे बाहर वाला फील्ड ऑर्बिटल है, उसका जो एनर्जी बैंड है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और उससे आगे, उससे बिल्कुल आगे, नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड, उसके साथ में जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसका जो कंडक्शन, उस एनर्जी बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। या लोएस्ट लाइंग एम्प्टी, ठीक है, या नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड। तो ये दो आपने इनको समझना है कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड जो आउटर मोस्ट फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इसके केस में 2s जो है आउटर मोस्ट फील्ड है लिथियम में, और 2p जो उससे नेक्स्ट जो खाली है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट फील्ड ऑर्बिटल का जो वैलेंस बैंड का एनर्जी बैंड होगा दैट इज वैलेंस बैंड, और उससे नेक्स्ट जो है खाली ऑर्बिटल का जो एनर्जी बैंड होगा उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आप यहाँ पे आगे लिखी है। द आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड एंड द एम्प्टी एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड ए कंडक्शन बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप क्या होता है या फॉरबिडन जोन भी उसको बोलते हैं। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। जैसे ये दिखाया गया वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें एनर्जी गैप जो निग्लिजिबल होता है, या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। अगर एनर्जी गैप वेरी लार्ज हो between the valence band and conduction band, very large energy gap, that is called as insulator. If energy gap is small, that is in between, it is very small energy gap, तो उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन बनती है। तो कंडक्टर्स में आपको जैसे यहाँ बताया कि वेरी स्मॉल एनर्जी गैप या नेग्लिजिबल एनर्जी गैप होता है या ओवरलैपिंग होते हैं, तो इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन ईजिली
जंप कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे जो है इनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, क्योंकि एनर्जी गैप इनका निग्लिजिबल है या ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। ड्यू टू, तो ये हम क्योंकि आपने ये देखना है कि जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग नेचर का तब होगा, या सब्सटेंस कंडक्टिंग नेचर का तब होगा जब जो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाएंगे, तो इससे कंडक्टिविटी जो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा है कंडक्टर्स में, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, निग्लिजिबल ही है, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हाई कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। बट इन सेमीकंडक्टर जो एनर्जी गैप स्मॉल है, तो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स में या फ्यू इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर देयर कंडक्टिविटी इज वेरी लो कंडक्टिविटी होती है, इसको इंट्रिंसिक कंडक्टर्स कहा जाता है। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है बाय डॉपिंग, जो आपने कंसेप्ट पहले पढ़ा है, और उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाई गई है ताकि उसका प्रैक्टिकल यूज़ हो सके, ठीक है। अब ये इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ नोट करेंगे, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू द कंडक्शन बॉन्ड। हाई टेम्परेचर में जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू द कंडक्शन बॉन्ड, इसलिए जो है वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है एज वी राइज द टेम्परेचर। इंसुलेटर में वेरी लार्ज गैप होता है बिटवीन द valence band and conduction band, therefore no any electron can jump from valence bond to the conduction bond, therefore they are insulated, they do not conduct electricity, या उनकी जो conductivity है its value is very small या extremely small। इसके बाद हम लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखिए थोड़ा सा एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है कैसे अराइज होती हैं। जो भी सॉलिड होगा, सॉलिड है उसमें एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज दे आर स्पिनिंग ऑन इन देयर ओन एक्सिस। तो इसके कारण जो कोई भी चार्ज जब रिवॉल्व करता है, घूमता है, चलता है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, जिसको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण। तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी हो सकती है, और स्पिनिंग के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, म्यू से इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। तो इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन के कारण मेटल एटम में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जब ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इससे जो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो बनेंगे। इंटरेक्शन ऑफ द इंटरनल मैग्नेटिक विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या बिहेवियर ऑफ द सॉलिड टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉलिड्स। पहला था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिक सॉलिड, ये वो सब्सटेंस होते हैं विच आर रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो रिपेल होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से होते हैं? इट राइजेस ड्यू टू व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है, आयन में इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड है, तो इससे डायमैग्नेटिज्म आता है। एग्जांपल इसमें NaCl, बेंजीन, H2, ये एग्जांपल है इसके, आप इसको देख सकते हैं। अगला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अट्रैक्ट होते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म। एंड पैरामैग्नेटिज्म इज अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी मॉलिक्यूल में, आइंस में या एटम में, तब भी जाके पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी तो इससे जो है वो दे विल बिकम नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। तो इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। इसके एग्जांपल है कॉपर 2+ साइन, आयरन 2+ साइन, क्रोमियम 3+, एंड O2 जो एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दे आर strongly attracted by the magnetic field. The substances which are strongly attracted by the magnetic field are called as ferromagnetic substances. The phenomenon is known as ferromagnetism.
दीज सब्सटेंसेस, इसकी जो पैरामैग्नेटिक से डिफरेंट क्यों है, दीज सब्सटेंसेस व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वंस, जब एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट, ये खुद ही मैग्नेट बन जाते हैं और शो मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी जो वो मैग्नेट बनने की वजह से मैग्नेटिज्म जो परमानेंट हो जाता है उसका। तो इससे यहाँ पे मैग्नेटिज्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिज्म जो एब्सेंस में नहीं होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन यहाँ पे वंस दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलोनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, जो है दिस आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसके बाद कुछ कंसेप्ट हम लास्ट में ये लेंगे। इन सॉलिड स्टेट मेटलाइंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन, ग्रुप बने होते हैं मेटलाइंस के एंड स्मॉल रीजन में होते हैं, दे आर कॉल्ड डोमेन्स, ठीक है। और हर एक डोमेन्स की अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं और वो रेंडमली ओरिएंटेड होती है, और इसलिए आपस में इनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है। ऑन द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अलाइनमेंट कैसे हुई है, अगर मैग्नेटिक, देखो ये मैंने एरो जो दिखाया मैग्नेटिक मूवमेंट का, इसको दिखाया गया है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप एक ही डायरेक्शन में हो, इन सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। इस चीज को बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिज्म, एंड सब्सटेंस इज नोन एज फेरोमैग्नेट, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई लगता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है कि सब्सटेंस शुड बी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि जो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर में अलाइनमेंट हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया 3 जो है ऊपर की तरफ और 3 जो है वो नीचे की तरफ, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है, फिर जीरो हो जाती है। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेट, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको। एक और होता है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में लगता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से शुड बी स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द, मतलब उसकी संख्या से लगता है कि पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो कम हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन अलाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, इक्वल नंबर में हो तो म्यू जीरो हो जाएगी, ये अनइक्वल नंबर में अलाइनमेंट होगी तो इससे क्या होगा, सम सो दैट सम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी उसमें, एंड इट इज कॉल्ड फेरी मैग्नेटिज्म एंड सब्सटेंस आर नोन एज फेरी मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 2 3 4 5 जो है वो ऊपर की तरफ है और 3 नीचे की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है म्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। थैंक यू।